नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। किसी भी भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है और तमाम मज़ाहिब ने इस अमल की तरगीब दी है। आइए इससे जुड़ी इस खबर पर नज़र डालते हैं। पेट की आग बुझाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, लेकिन वो इतना खुदगर्ज है कि भूख मिटने के बाद वो बचा हुआ खाना महफूज रखने या दूसरे भूखे अफराद को खिलाने के बजाय ज़ाया कर देता है। कई रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से रोज़ाना कई मकामात पर भूखे अफराद को खाना खिलाने का इंतज़ाम किया जाता है, तो बाज़ लोग खुफिया तौर पर भूखों को खाना खिलाने का इंतज़ाम करते हैं। ऐसे ही भूखे अफराद की भूख मिटाने और खाने को फेंकने से महफूज रखने के मकसद से शहर में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एप्पल नामी रज़ाकाराना तंजीम की जानिब से फीड द नीड सेंटर्स के नाम से जगह जगह रेफ्रिजरेटर लगाए गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रोग्राम का मकसद शानदार है, यानी कि ग़िज़ा को फेंकने के बजाय इसे भूखे अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरे करना है। लेकिन हुक्काम की लापरवाही के नतीजे में कई रेफ्रिजरेटर्स बंद होने की कगार पर हैं। रोज़ाना कम से कम 100 अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से 31 जनवरी 2019 को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फीड द नीड सेंटर्स कायम किए गए, यानी उस मकाम पर रखे गए फ्रिज में कोई भी शख्स खाना पैकेट में डालकर रख सकता है और यहाँ से कोई भी भूखा शख्स किसी की इजाज़त के बगैर हक के साथ वो खाना लेकर इस्तेमाल कर सकता है। GHMC की जानिब से इसके लिए जगह का इंतज़ाम किया गया और बरक़ी का बिल अदा करने की जिम्मेदारी भी ली गई। शहर के 36 मकामात पर रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, ऑटो स्टैंड्स, नाइट शेल्टर्स, स्लम इलाकों, हॉस्पिटल्स वगैरह के करीब ये सेंटर्स कायम किए गए। कुछ अरसे तक ये मौसर तरीके से खिदमात अंजाम देते रहे। इसके बाद उसकी देखभाल में लापरवाही बरती जाने लगी। उनमें से करीब 20 सेंटर्स का करंट काट दिया गया और बाज़ मकामात पर उन्हें बंद कर दिया गया। इब्तिदा में यह कहा गया था कि शहर के तमाम 150 डिवीजन्स में फीड द नीड सेंटर्स कायम किए जाएंगे, लेकिन उनकी तादाद में इजाफा तो दूर की बात है, मौजूदा सेंटर्स ही बेहतर तौर पर काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। यह अच्छी बात है कि भूख को नज़र में रखते हुए हैदराबाद में GHMC की जानिब से रज़ाकाराना तंजीम के ताउन से 5 रुपये में खाने की स्कीम पर मौसर तरीके से अमल आवरी की जा रही है, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि शहर में कहीं भी 5 रुपये में खाना नहीं मिलता। इन मराकिज़ से रोज़ाना हज़ारों लोग मुस्तफ़िद हो रहे हैं। उनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलते हैं और वो 50 से 60 रुपये खर्च करके खाना खाने की सकत नहीं रखते। ये स्कीम तो कामयाब रही, लेकिन दूसरी स्कीम जो गरीब अफराद को मुफ्त में खाने के लिए शुरू की गई थी, वो कामयाब होती नज़र नहीं आती। हुक्काम को चाहिए कि वह गरीब अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किए गए फीड द नीड सेंटर्स का जायज़ा लें और उन वजूहात का पता चलाएं कि कहाँ लापरवाही हो रही है। शहरियों को भी चाहिए कि वो GHMC की जानिब से शुरू किए गए इस अच्छे काम में अपना ताउन करते हुए गरीबों का पेट भरने की इस मुहिम में शामिल हो जाएं, क्योंकि हम शहर में रहने वाले हर गरीब शख्स की ग़िज़ाई ज़रूरत तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अपने आसपास रहने वालों का ख्याल ज़रूर कर सकते हैं। GHMC की जानिब से शुरू किए गए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के साथ हम अपनी मजहबी और समाजी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अगर दूसरों की भूख मिटाने की खातिर अपने हिस्से में से खाना देने के बजाय अगर बचा हुआ खाना भी दे दें, तो इससे किसी के पेट की आग बुझ सकती है। हमारी आपसे यही ख्वाहिश है कि आप बचा हुआ खाना फेंकने के बजाय उसे किसी गरीब तक पहुंचाएं, क्योंकि हम और आपने अक्सर भूखों को कूड़ा करकट से भी खाना निकालकर साफ करके खाते हुए देखा। हमारी आपसे यही ख्वाहिश है कि आप ये तय कर लें कि बचा हुआ खाना कतई नहीं फेंकेंगे और दूसरों को भी इस तरह की हरकत से बाज रखने की कोशिश करेंगे। मरकजी हुकूमत के साथ किसानों की 90वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने तल्ख लहजे में हुकूमत से कहा कि आप हल निकालना नहीं चाहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें लिखकर बता दीजिए, हम चले जाएंगे। इस मीटिंग में किसान तख्ती लेकर बैठे थे। इस पर लिखा था मरेंगे या जीतेंगे। किसानों और हुकूमत के बीच अगली मीटिंग 15 जनवरी को होगी। किसान कायद बलबीर राजेवाल ने वुज़रा से कहा कि आप जिद पर अड़े हैं, आप अपने अपने सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी को लगा देंगे, नौकरशाह कोई ना कोई लॉजिक देते रहेंगे, हमारे पास भी लिस्ट है, फिर भी आपका फैसला है, क्योंकि आप सरकार हैं, लोगों की बात शायद
कम लगती है, जिसके पास ताकत है उसकी बात ज्यादा होती है। इतने दिनों से बार बार इतनी बातचीत हो रही है, ऐसा लगता है कि इस बात को निपटाने का आपका मन ही नहीं है, तो वक्त क्यों बर्बाद करना है? आप साफ साफ जवाब लिखकर दे दीजिए, हम चले जाएंगे। कानून बनाए कृषि को लेकर और केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो, लेकिन बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर, ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये ऐसा विचार वो किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए ना प्रशांत जी, मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार संत गुरु बाबा लखा सिंह को अप्रोच कर रही, क्या अभी भी लगता है कि ये केवल सिखों का? देखिए, हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर आंदोलन है, आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं, उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी, मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया। वो वार्ता के लिए पधारे, उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा, मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आईं। कौमी राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जारी किसानों की तहरीक के हक में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने हिमायत तलब की है। उन्होंने वीडियो पैगाम के जरिए कहा कि किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद करें ताकि नए ज़रई क़वानीन मनसूख हो सकें। राहुल गांधी ने एक वीडियो पैगाम ट्विटर करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का एक अटूट हिस्सा होता है। हमारे किसान भाई बहन जो तहरीक चला रहे हैं उसे मुल्क भर से हिमायत हासिल हो रही है। आप भी उनकी हिमायत में अपनी आवाज़ जोड़कर इस जद्दोजहद को बुलंद कीजिए ताकि ज़रई क़वानीन ख़त्म हो। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने किसान के लिए बोले भारत हैशटैग का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ जो वीडियो शेयर की है उसमें कहा गया है कि किसान के लिए बोले भारत जब से बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आई है तब से किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। इख्तिदार में आने के फौरी बाद बीजेपी किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। तब कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर उनका हक वापस दिलवाया था। वीडियो में मजीद कहा गया कि अब फिर से बीजेपी हुकूमत ने किसानों के मफाद पर वार किया है। किसान के लिए बोले भारत। ये अंधी सरकार है, इस अंधी सरकार को तो जिस तरह से हटाना पड़ेगा वो उस तरह से हटेगी। ये मोदी जी 56 इंची को अपने सीना बता में कि एक दिन आप बम्बे में घुस के पानी लगा दे खेतन में और हमारे संग यहाँ बैठ जाए धरने पाए के एक रात तो मोदी 36 को और बढ़ा देंगे सीना है। इन करमंते का सीना बढ़ रहा है यारो, किसान के खूनी चौंसवे के लिए सीना बढ़ा रहे होगे। जिस गवर्नमेंट को हम लोगों ने इतने जी जान से बनाया, एक माँ बाप का दर्जा दे दिया और उसी गवर्नमेंट ने हमें आज नीचे धरती में धसा दिया। गांव निवास में वहाँ पे 2 करोड़ का व्यापारी घोटाला कर जाता है। 3 कानून के नियम तहत ही आते हैं व्यापारी गांव में कि हम ज्यादा आपको पैसे देंगे, किसान लालच में बेच भी देता है। तो जब 2 करोड़ का घोटाला हुआ, हम लोग स्वयं वहाँ पे गए कृषि मंत्री एसडीएम साहब की शिकायत करने। तो एसडीएम साहब बताते हैं कि वो मेरी सीमाकरण से बाहर है। दूसरे एसडीएम साहब के पास जाते हैं, सर आपके क्षेत्र में खरीद हुआ, आपके इधर से बोलते हैं नहीं मेरे इधर निवासी उस क्षेत्र में खरीदा था, आप वहां शिकायत करो। तो ये हाल अभी से
हम लोग ने प्रैक्टिकली भी हो गया, किसान दर दर भटक रहा है। उत्तराखंड सरकार के एक नुमाइंदे ने ये कहा था कि उत्तराखंड के किसानों को इस बिल से कोई समस्या नहीं है, वो इसके समर्थन में है। तो उनको हम बिल्कुल ठोकवा जवाब ये देना चाहते हैं उत्तराखंड के किसान कि आप यहाँ धरने के माध्यम से देख लें, यूपी और उत्तराखंड वालों ने ये गाजीपुर का धरना हमारे जो बड़े भाइयों ने सिंधु बॉर्डर पे लगाया था, उन्हीं की तरह इस बॉर्डर पर हम डटे हैं और डटे रहेंगे। और आपको शर्म आनी चाहिए, आपने नकली किसान लेकर अपने साथ और ये जो बयान दिया था कि उत्तराखंड और यूपी के किसानों को कोई परेशानी नहीं है, तो आप इस चीज से सेध ले लें। देखिए, अडानी और ये अंबानी ये गुजरात के हैं और पहले से ही ये लगे हुए हैं। जिस टाइम गुजरात में ये लोग थे उस टाइम इनकी क्या हैसियत थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज उनकी हैसियत क्या है, यानी पूरा देश उन्हीं के ऊपर सौंप दिया। शहीद हुए किसानों का बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, चाहे हमें भी क्यों ना शहीद होना पड़े। किसान के लिए बोले भारत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। 16 लोगों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकये की इत्तला मिलने के बाद एसपी संतोष कुमार ने लापरवाही के इल्जाम में थाना इंचार्ज समेत 3 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया। मौके पर एसडीएम और बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच गई। जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक मामला सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के जीतगाड़ी गांव का है। इस इलाके में बड़ी मिकदार में गैर कानूनी शराब की बिक्री होती है। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों ने जुमेरात को शराब पी थी, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों की टीम ने 5 को मुर्दा करार दे दिया। इस बीच गांव वालों ने इल्जाम लगाया कि शराब माफिया और महकमे आबकारी की साठगांठ से जहरीली शराब बेची जा रही है। इस सिलसिले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अमेरिका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में जुमेरात को पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसके लिए ज्यादातर लोग सदर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। द हिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा एमपीज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप को इम्पीच किया जाए, यानी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या फिर दस्तूर के मुताबिक उन्हें हटा दिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भड़काऊ भाषण के लिए ट्रंप को सजा मिले। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब ट्रंप का क्या होगा। क्या व्हाइट हाउस के बाद जेल उनका नया पता होगा? क्या उनकी मियाद के बचे हुए 12 दिन वो पूरे करेंगे या उन्हें उससे पहले ही हटा दिया जाएगा? अमेरिका में नया सदर 20 जनवरी को ही हलफ लेता है। अमेरिकी दस्तूर के 25वें तरमीम के मुताबिक सदर को उनकी ही कैबिनेट ओहदे से हटा सकती है। इसमें कैबिनेट की अक्सरियत के साथ साथ नायब सदर का साथ देना भी जरूरी है। CNN की रिपोर्ट दावा करती है कि ट्रंप की कैबिनेट जुमेरात को उनके भड़काऊ भाषण को पार्लियामेंट पर हमले के वाकये का जिम्मेदार मान रही है। ट्रंप को ओहदे से हटाने के लिए भी बहस नहीं है। बैठकें तक शुरू हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप बाकी बचे 12 दिन का टर्म पूरा करेंगे या नहीं। सवाल मुश्किल है लेकिन जवाब आसान और हालात पर मबनी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का इम्पीचमेंट मुश्किल है, उन्हें हटाना भी मुश्किल है। इसकी वजह है वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। वो भी तब जबकि ट्रंप ने जुमेरात को उन्हें खूब खरीकोटी सुनाई। जुमेरात को हुए वाकयात को पेंस ने अमेरिका की तारीख का काला दिन बताया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेंस नहीं चाहते कि ट्रंप का इम्पीचमेंट हो या वो कुर्सी से हटे। इसकी वजह यह है कि अगर ऐसा हुआ तो रिपब्लिकन पार्टी की साख पर बट्टा लगेगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि 4 साल बाद पेंस ही सदारती ओहदे के उम्मीदवार बने। अगर उन्होंने आज ट्रंप के खिलाफ कुछ किया तो उन्हें पार्टी में ट्रंप के हामियों की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। यूएसए टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता और तमाम सबूत मौजूद हैं कि जुमेरात के पुरतशद्दुद वाकयात ट्रंप के भड़काऊ भाषण के बाद हुए। सदर के तौर पर ट्रंप के पास अब 2 ट्रंप कार्ड्स हैं। पहला, सदर के तौर पर वो किसी गलती के लिए खुद को माफ कर सकते हैं। दूसरा, अगर माफी नहीं भी मिले तो केस लंबा चलेगा और बहुत मुमकिन है कि ट्रंप कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बच जाएं। उनके खिलाफ सीधे और पुख्ता सबूत भी नहीं है जिनसे यह साबित हो सके कि उन्होंने अपने हामियों से सीधा तशद्दुद करने को कहा। गवाह मिलना मुश्किल है। वॉशिंगटन डीसी में जुमेरात को हुए तशद्दुद के बाद अब हालात पुरअमन है। कैपिटल हिल, जिसे आम जबान में पार्लियामेंट प्रीमिसेस कह सकते हैं, वहां बेहद सख्त सिक्योरिटी है। तशद्दुद के जिम्मेदार माने जा रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही उनका साथ छोड़ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। मांग उठ रही है कि ट्रंप को 12 दिन का बचा हुआ टर्म भी पूरा
नहीं करने देना चाहिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉक हो चुके ट्रंप ने एक नया वीडियो जारी किया। इसमें पहली बार तशद्दुद की मजम्मत की और दोहराया कि 20 जनवरी को पावर ट्रांजिशन कवायद के मुताबिक ही होगा। इसके साथ ही वाशिंगटन डीसी की सिक्योरिटी को मॉब अटैक से बचाने के लिए इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं। यूएस आर्मी शहर की सरहदों पर 7 फीट ऊंची फेंसिंग यानी जाली लगाने जा रही है। इसका काम शुरू भी हो गया है। NPR.org की रिपोर्ट के मुताबिक इस जाली पर चढ़ना नामुमकिन होगा। ये जाली अगले 30 दिन तक रहेगी। इसके अलावा दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए 6200 यूएस आर्मी नेशनल गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं। इनके अलावा 4 रियासतों से पुलिस एहलकार भी बुलाए गए हैं। हर शख्स की कड़ी जांच की जाएगी। इसी बीच जुमेरात के पुरतशद्दुद वाकयात में जख्मी एक पुलिस अफसर की जुमे के रोज मौत हो गई। वाशिंगटन डीसी पुलिस ने इसकी तस्दीक की है। जुमेरात को एक खातून समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। अब बात कोरोना की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 करोड़ 86 लाख से ज्यादा हो गया। 6 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 19 लाख 8 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। वहीं ब्रिटेन की हुकूमत ने जुमेरात की रात एक सख्त फैसला लिया। दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 टेस्ट जरूरी कर दिया गया। इसके पहले कुछ शर्तों के साथ ये रूल लागू था। अब सिर्फ वही रिपोर्ट्स काबिल कबूल होंगे जो 72 घंटे पहले जारी की गई हों। इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि पैसेंजर किस मुल्क से आया है। अगर अराइवल पर कोई शख्स पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 10 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। इसी बीच ब्राजील में जुमेरात को कोविड-19 की दूसरी लहर का सबसे खतरनाक रूप सामने आया। यहां मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। ब्राजीलियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक यहां अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 87,843 मामले सामने आए। एक दिन में 1,524 लोगों की मौत भी हो गई। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी मुतासिरा शख्स के आइसोलेशन पीरियड की सख्त निगरानी की जाएगी। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में कोरोना के 18,094 नए मरीज मिले। 20,532 ठीक हो गए और 233 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 2,688 की कमी आई। अब जुमला 2,22,000 मरीज ही ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 16 रियासतों में लगभग 98% मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम और उत्तराखंड में ये शरह मुल्क भर में ठीक हुए मरीजों की शरह 96.4% से कम है। हिंदुस्तान में अब तक 1 करोड़ 4 लाख लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 36 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। 1.5 लाख की मौत हो चुकी है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम वेस्ट बंगाल को चिट्ठी लिखी। उन्होंने इन रियासतों से अपने यहां कोरोना के मामलों पर काबू पाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा। इन रियासतों में हाल के दिनों में नए मामलों की तादाद में गिरावट नहीं दिख रही है। मुल्क के कुल एक्टिव केसेस में से 59% 59% यही हैं। इनमें सबसे ज्यादा केरल में लगभग 28.61% मामले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 22.79%, छत्तीसगढ़ में 3.99% और वेस्ट बंगाल में 3.89% केसेस हैं। इन रियासतों को सख्त निगरानी रखने और बढ़ते मामलों की जांच के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से हैदराबाद के अलावा कई अजला में कोरोना वायरस के केसों में काबिले लिहाज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 346 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,89,135 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,561 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 67 केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान की 33 रियासतों के 736 अजला में आज कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का दूसरा फेज मुनक्किद किया गया। इसका मकसद ये है कि रियल वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले पता चल जाए कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ड्राई रन का जायजा लेने के लिए आज तमिलनाडु के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम मुल्क के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू कर पाएंगे। ड्राई रन की प्रोसेस में वैक्सीनेशन के अलावा 4 इकदाम शामिल हैं। इनमें पहला, बेनिफिशियरी यानी जिन लोगों को डमी वैक्सीन लगाई जानी है उनकी जानकारी। दूसरा, जहां वैक्सीन दी जानी है उस जगह की डिटेल। तीसरा, मौके पर
डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और चौथा वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल और रिपोर्टिंग की जानकारी अपलोड करना शामिल है। ड्राई रन की लिस्ट में शामिल लोगों को डमी वैक्सीन दी गई। इस दौरान वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए जरूरी इंतजामों का रिव्यू किया गया। हर सेंटर पर 3 कमरे बनाए गए। पहला कमरा वेटिंग के लिए, इसमें हेल्थ वर्कर्स की पूरी जानकारी का डेमो मिलान किया गया। दूसरे कमरे में डमी वैक्सीन दी गई। तीसरे कमरे में वैक्सीन लगवाने वाले को 30 मिनट रखा गया ताकि उसे कोई परेशानी होने पर इलाज दिया जा सके। पिछले हफ्ते 125 अजला के 285 सेंटर्स पर पहले फेज का ड्राई रन हुआ था। ज्यादातर रियासतों में ये रिहर्सल ठीक ठाक रही, कुछ जगहों पर खामियां भी सामने आईं। I'm sure we are going to perform well on that front also. And regarding the COVID vaccination, which will start in the future, near future time, I would request the non-government organizations, NGOs, more particularly the ones working in the field of health, and of course our young workers involved with organizations like NCC, NSS, etc., to help in the smooth conduct of the COVID vaccination program and the mobilization of the potential beneficiaries in the best possible manner. I am sure we are going to perform well on that front also. And regarding the COVID vaccination, which will start in the future, near future time, I would request the non-government organizations, NGOs, 11 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग करेंगे। इसमें वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियों और रियासतों से उनकी ज़रूरतों को लेकर वज़ीर-ए-आज़म बातचीत करेंगे। 4 जनवरी को ही मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि मुल्क में 10 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव मुल्क भर में शुरू हो जाएगा। पहले फेज में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हाई रिस्क वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। इसके लिए मुल्क के हर जिले में वैक्सीनेशन ड्राई रन कराया जा चुका है। इस बीच डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन DGCA ने वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक वैक्सीन को ड्राई आइस में बंद करके एयरक्राफ्ट से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर हिंदुस्तान की उम्मीदें एक कदम और बढ़ गई हैं। भारत बायोटेक ने मुल्क में नेजल वैक्सीन के फेज 1 के ट्रायल की मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI को प्रपोजल भेज दिया है। भारत बायोटेक ही मुल्क में कोवैक्सीन भी बना रही है। मुल्क में कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन से हिंदुस्तान के लिए फ्लाइट शुरू हो गई हैं। जुमे के रोज दिल्ली में लैंड हुई यूके की पहली फ्लाइट से 256 पैसेंजर्स आए। हुकूमत ने आज से ही ब्रिटेन से इंडिया के लिए फ्लाइट शुरू की है। इससे पहले इंडिया से ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट्स को 6 जनवरी से ही शुरू कर दिया गया था। वहीं इंडिया में अब कोरोना के यूके वाले स्ट्रेन के मामले बढ़कर 75 हो गए हैं। हुकूमत ने ब्रिटेन से आई फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। एयरपोर्ट पर ही इसके लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मुसाफिरों को एयरपोर्ट से बाहर तभी जाने दिया जाएगा जब उनकी कोरोना रिपोर्ट आ जाएगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि हर हफ्ते 30 फ्लाइट ऑपरेट की जाएंगी। 15 इंडिया से और 15 ब्रिटेन से उड़ान भरेंगी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर से अपील की है कि वो अपने कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए करीब 10 घंटे का गैप रखें। उत्तर प्रदेश के बदायूं के गैंगरेप और मर्डर मामले में फरार चल रहे पुजारी सत्यनारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जुमेरात की रात उसे मेवली गांव में एक भक्त के घर से पकड़ा। इससे पहले पुलिस ने सत्यनारायण पर 25,000 का इनाम रखा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। सत्यनारायण को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुलजिम पुजारी ने एक बार मोबाइल ऑन किया था, जिससे चाशुम्बे को ही उसके आसपास होने की इत्तला मिल गई थी। इसके बाद कई थानों की पुलिस के साथ स्वात टीम भी गांव के आसपास लग गई थी। दबाव बढ़ने के बाद गांव वालों ने पुजारी की इत्तला दी और बाद में उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद बरेली के IG राजेश पांड्या भी थाने पहुंचे। फिलहाल पुजारी से पूछताछ जारी है। 3 जनवरी की रात हुए वाकये के बाद 5 जनवरी को 3 लोगों के खिलाफ
खातून के साथ गैंगरेप और कत्ल का मामला दर्ज किया गया था। 2 मुलजिमीन जसपाल और वेदराम को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए उधेती थाने के सस्पेंडेड एसएचओ राघवेंद्र प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर अमरजीत पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला बदायूं के उगैती के एक गांव का है। यहां 50 साल की एक खातून पिछले इतवार की शाम 6 बजे पूजा के लिए मंदिर गई थी। 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तो घर वाले थाने गए, लेकिन पुलिस ने रात 11 बजे तक उनकी कोई बात नहीं सुनी। मुलजिम दरवाजे की कुंडी खटखटाकर खातून की लाश फेंककर फरार हो गया था। मुलजिमीन ने जाते वक्त बताया था कि खातून कुएं में गिर गई थी, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मुतासिरा के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड और कपड़ा डालने जैसी बातें सामने आई थी। अब तीनों मुलजिमीन गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंबई हमले का सरगना और लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई। बीते दिनों लखवी को दहशतगर्दी से जुड़ी सरगर्मियों के लिए पैसे मुहैया कराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था। लखवी मुंबई हमले मामले में साल 2015 से ही जमानत पर था, लेकिन एफएटीएफ के खौफ और आलमी दबाव के चलते पाकिस्तानी हुकूमत को आखिरकार उस पर शिकंजा कसना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लखवी को टेरर फंडिंग के 3 अलग अलग मामलों में 5-5 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। लखवी को 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। पूरे हमले को अंजाम देने में उसका अहम रोल था। जमात-उद-दावा का सरबराह हाफिज सईद की क़यादत में ही लश्कर-ए-तैयबा ने साल 2008 में मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम दिया था। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 लोग जख्मी हो गए थे। मुंबई हमले के बाद से ही हिंदुस्तान को लखवी की तलाश है। अमेरिका में भी वो इसी मामले में मतलूब है। जारिया माशी साल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी 0 से भी 7.7% नीचे रह सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना के चलते माशी सरगर्मियों में आई गिरावट। 1979-80 के बाद पहली बार किसी साल ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगी। 1979-80 में ग्रोथ रेट -5.2% थी। पिछले साल मुल्क की ग्रोथ रेट 4.2% रही थी, लेकिन पहली तिमाही में ग्रोथ रेट -23.9% पर आ गई थी। दूसरी तिमाही में हालात बेहतर हुए और गिरावट -7.5% रह गई। इन आंकड़ों की अहमियत इस लिहाज से है कि अगला बजट इन्हीं आंकड़ों की बुनियाद पर होगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ की तरफ से जारी 2020-21 के पहले एडवांस एस्टीमेट के मुताबिक मईशत के सभी सेक्टर्स की ग्रोथ नेगेटिव है। सिर्फ ज़राअत ऐसा शोबा रहा जिसने मौजूदा माशी साल में जीडीपी को संभालने में अच्छा ताउन किया। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ इस साल 3.4% रह सकती है, हालांकि पिछले माशी साल में इसकी ग्रोथ रेट 4% थी। एनएसओ के मुताबिक 2020-21 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का साइज 12.6% घट सकता है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के शोबों में 21% की कमी आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का साइज 9.4% घट सकता है। पूरे सर्विसेज सेक्टर में 8.8% की गिरावट का अंदेशा है। अंदाजे के मुताबिक ग्रॉस एडेड वैल्यू यानी जीवीए में 7.2% की गिरावट आ सकती है। जीवीए बताती है कि किसी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। हुकूमत ने नॉर्मल जीडीपी में 4.2% की कमी आने का अंदाजा दिया है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 2 विकेट गंवाकर 96 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 338 रन बनाए थे। इस लिहाज से मेजबान टीम को अब भी 242 रन की बढ़त हासिल है। चेतेश्वर पुजारा और कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर हैं। दूसरे दिन टीम इंडिया के लिए ओपनर शुभमन गिल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हीरो रहे। पहले जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर से रोका। इसके बाद शुभमन गिल ने टेस्ट करियर की पहली 50 लगाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।